अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माहीन हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस नाजुक टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है माँ और बच्चे की निगहदाश्त, जिसको हम बिल्कुल एक आम सी चीज लेते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, सब कॉमन है, लेकिन ये कितना जरूरी है, एक माँ की सेहत एक सेहतमंद बच्चे के लिए कितनी जरूरी होती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? ठीक ठाक है। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपके चैनल ने हमें इनवाइट किया, और ईसा लैब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस प्रिविलेज दिया कि यहाँ आए, उनके लिए बात करें हेल्थ टॉक कैसे हैं डॉक्टर साहब? बस ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे अगर हमारे नाजरीन सुन रहे होंगे हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो बात ही नहीं की जाती माँ की सेहत के बारे में। बच्चे की सेहत कितनी जरूरी है जब तक माँ की सेहत बेहतर नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा जो आज का टॉपिक है एंटीनेटल केयर, जिसको माँ और बच्चे की निगहदाश्त कहा जाता है। पूरे 9 महीने माँ जो है इसमें से गुजरती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। सारे जो पेशेंट्स हैं वो आते नहीं हैं। एक तबका तो है जो आता है, जिनको अवेयरनेस है, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ, कि हम अवेयरनेस इसको करें कि भाई जाहिर है आप अगर प्रेग्नेंट हुई हैं तो फर्स्ट विजिट के लिए आए। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, अगर हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते हैं, ताकि अगर हम ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस की उस पर्पज से, तो हमारा पूरा हो। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले हमें किन ग़िज़ाओं का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ये है कि आप रजिस्टर्ड हो, किसी भी डॉक्टर्स के पास जाके रजिस्टर हो जाए, ताकि वो डॉक्टर आपको सही से गाइड कर सके। और विजिट जो है वो होना चाहिए। कितने विजिट्स होना चाहिए तो ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये कि अचानक वो आ जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वैसे सवाल तो ये है कि हमें क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए। ग़िज़ा तो ये कि आप हेल्दी डाइट लें। आजकल के दौर में जंक फूड्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो हेल्दी डाइट है वो ज़रूरी है। शुरू से आप अपने आप को मैनेज करें जिस तरीके से है, हमारी खून की कमी ना हो औरतों के अंदर। तो खून की कमी के लिए सब्जियां हैं, खजूर है। तो लोग जो मैं तो एडवाइस करती हूँ कि भाई रोज़ाना जो है 2 खजूर लें, हरी सब्जियां लें, दूध पिएं। ये सारी चीज़ें अर्ली प्रेगनेंसी में नारियल पानी कहते हैं कि अच्छा रहता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, मेवे हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि ये मिथ है कि वो पपीता नहीं लेना चाहिए, तो लाइक इस टाइप की और भी कुछ चीज़ें हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं लेनी चाहिए, तब आप इसको साइंटिफिकली बताएं। देखिए, साइंटिफिकली जो है पपीता हम शुरू के डेज में मना करते हैं, क्योंकि वो जीआई को हमारे जो है वो करता है, गट को, ज़ाहिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है तो गट में जाके उसको डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं हम अर्ली प्रेगनेंसी में, ताकि उस तरफ कॉन्ट्रैक्शंस ना हो जाए पेट में दर्द की वजह से, डायरिया की वजह से। तो इस वजह से, लेकिन मना नहीं है कि ऐसा हम मना करें कि पपीता ना खाओ, अमरूद ना खाओ, लेकिन लेट में हम देते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, अर्ली प्रेगनेंसी का टाइम कितना है? देखिए, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स पे। ठीक है। ठीक है। प्रेगनेंसी जो पूरे 9 महीने की होती है और हफ्तों में हम 40 हफ्ते लेते हैं। वो शुरू होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर डे 1 से, कंसेप्शन के डे से लेके 12 वीक्स तक। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा 13 वीक्स से ऑनवर्ड 26 वीक्स, मतलब 7 मंथ। और उसके बाद जो है 27 वीक्स से 40 वीक्स तक थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो इनके हर ट्राइमेस्टर के अपने अलग अलग वो हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। तो ये है। चले अब इन्हीं इश्यूज पे बात करेंगे, इसको मैनेज कैसा करेंगे। सबसे पहला तो ये कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट किस टाइम पर करना चाहिए? देखिए, डॉक्टर से कंसल्ट जो है आप एज सून एज पॉसिबल कर लें। जैसे आप शुरू के 3 महीने में जो हमारी WHO की रिकमेंडेशन है, एटलीस्ट 4 विजिट्स आपके पास होनी चाहिए। 4 to 6 विजिट नहीं, पूरे अगर कोई नहीं आ रहा है, जैसे एक तक मैं आपको बता रही हूँ, एक तबका तो ऐसा है जिसमें बहुत लोग रेगुलर विजिट्स करते हैं और रजिस्टर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अचानक आते हैं, उनके पास कोई लैब टेस्ट नहीं होता है, लेबॉर्ट्री के हवाले से भी कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, अचानक आपके पास आ गए। तो इस तरह से ये है कि रजिस्टर आप हो शुरू में 6 वीक से आपके
जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है आप डॉक्टर के पास जाएं। अर्ली जो है ये कि आप 8 वीक्स में एक अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उससे पता चल जाए बच्चे के हार्ट बीट आ गया है। तो अर्ली मींस किस मंथ में करवाएंगे हम अल्ट्रासाउंड? 1 to 12 वीक्स है तो 8 वीक्स पे। 8 वीक्स में ये कि हार्ट बीट बच्चे की अल्ट्रासाउंड की मशीन में बिल्कुल आ जाती है, तो उससे हमें कंफर्म भी हो जाता है कि प्रेगनेंसी सही है। और अर्ली स्टेज पर हम मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं? हाँ, हमें जो है वो मैं देती हूँ, मतलब हम क्या, मतलब सारे WHO के रिकमेंडेशन है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है वो बच्चे की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बल्कि हम प्री मैरिज काउंसलिंग में भी एडवाइस करते हैं कि लड़कियों को कि जिनकी शादियाँ होने वाली पहले से शुरू कर दे ताकि फोलिक एसिड का असर रहे। फॉलिक एसिड का पहले इस्तेमाल करने का क्या फायदा है? वो ये कि आपकी शादी हुई, आप प्लान कर रहे हैं कि बेबी है, बेबी करना है, तो फोलिक एसिड का रोल ये है कि आपके बेबी के डेवलपमेंट में अच्छा रोल करता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में। ठीक है, एब्नॉर्मलिटी को रूल आउट करता है। ओके, अच्छा डॉक्टर, अर्ली स्टेज पे किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन लेना ज्यादा नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, कोई भी मेडिसिन आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते क्योंकि बच्चा बन रहा होता है ना, बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है, तो आप शुरू के 3 महीने तो कोशिश करना चाहिए कि मेडिसिन ना लें। सवाए अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो अपने डॉक्टर से रजू करें और पैनाडोल लें, ये है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जरूरत से ज्यादा ये पैनाडोल का या दूसरी चीजों का, क्योंकि मैं सुनते आई हूँ तो उसमें ये है कि वो मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ मिथ्स भी हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं चलना है, तो इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, अर्ली में तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगी तो उसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना, हर चीज़ खाना है, लेकिन अब किसी को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, हमारी बॉडी में जो है लेवल हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ये होता है कि वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है। तो जब वॉमिटिंग किसी पेशेंट को ज़्यादा है तो उसके लिए हम कहते हैं कि शॉर्ट मील्स, वैसे भी शॉर्ट मील्स लें, ये नहीं कि आप 3 वक्त का खाना खा रहे हैं। अब आप ज़ाहिर है बच्चा आपके अंदर आ गया तो नेचुरली आप जो है थोड़ा ये करें कि शॉर्ट में 2-2 घंटे में, जिस तरह से हम अपने बच्चों को फीड करते हैं, देते हैं, इसी तरीके से औरतों के लिए भी है कि हर 2 घंटे में कुछ ना खाए, लेकिन हेल्दी डाइट। हाँ, क्योंकि आजकल जो है हेल्दी डाइट पे बिल्कुल नहीं है। रात में लड़कियां जाग रही होती हैं, दिन में सो रही होती हैं, तो हम दूसरे को क्या अवेयरनेस दें? हम खुद इस बीमारी में मुब्तला हैं। बिल्कुल, क्या हम पूरी रात जागते हैं, आधा दिन सो रहे होते हैं, लेकिन ये पता सेहत के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आप जल्दी सोएंगे, जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान था कि आप जल्दी सोएं और सुबह सवेरे उठे, तो उसका मकसद ये है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन मेलानिन है वो रिलीज होता है, तो वो आपके आगे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा होता है, मेलेटोनिन। तो ये ज़रूरी है कि आप जल्दी सोए, एटलीस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 12 बजे तो सोए जाए। नहीं, कोशिश की जा सकती है, हम खुद भी यही। हाँ, ये सारी जनरेशन के लिए है कि भाई ये ज़रूर करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स लड़कियों में आ रही है, क्योंकि मेंसेस की प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है, इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो ये कि थोड़ा हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो इन तमाम बीमारियों का रीजन आप कह रही हैं कि हमारे लाइफ स्टाइल। हाँ, लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल है, ग़िज़ा है, हमें प्योर ग़िज़ा नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो हैं। अच्छा डॉक्टर, एक और सवाल भी है मेरा, वो ये कि ये तो प्रेगनेंसी के बाद की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये प्रेगनेंसी से पहले की बात करें, क्या उस सेहत को जांचने के लिए कोई टेस्ट जरूरी है? कि हम तो ये कहते हैं कि नहीं, शादी हो गई प्रेगनेंसी होना जरूरी है, लेकिन क्या लड़की इस काबिल भी है या नहीं, इस पे तो हम बात नहीं करते। इस पे बात नहीं करते, ये तो हमने पहले प्री मैरिज तो कोई टेस्ट नहीं करवाते। नहीं, शादी के बाद भी उसकी सेहत इस काबिल है या नहीं है, सेहत है कि नहीं है। देखिए, सेहत के लिए हम लैब पे जाएंगे, 2-3 टेस्ट है जो हमें ज़रूरी है कराना। जैसे आजकल जो है CBC है, ब्लड को देखना है कि खून की कमी तो नहीं है, विटामिन D की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो विटामिन D लैब टेस्ट जो है मैं तो ईसा लैब को प्रेफर करती हूँ कि वो लोग मतलब डिस्काउंट भी दे देते हैं मेरे पेशेंट को अच्छा खासा। अच्छा। तो ये बहुत सहूलत है मुझे, और मैं थोड़ा चैरिटी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो क्लिनिक पे है वो पेशेंट्स आते ही इसीलिए कि और जगह से थोड़ा डिस्काउंट, काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। ये तो बहुत अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये मेरा सवाल इसीलिए था कि हमें ये भी देखने की जरूरत होती है ना, समटाइम्स इसमें आगे जो पेचीदगियां आती हैं प्रेगनेंसी में, तो उसके रीजंस कहीं ना कहीं ये भी होते हैं ना कि लड़की में वो पावर ही नहीं थी,
लड़की में पावर नहीं थी, लेकिन जैसे अब ये हार्मोनल डिसबैलेंस है, जो मैं आपको जंक फूड्स कह रही हूँ, तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो अक्सर ये होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये तो एक रीज़न है ना कि आप शुरू से ज़रा अपने आप को, अगर आपका साइकिल सही है और चीज़ें सही हैं तो नो प्रॉब्लम, हो जाती है, फौरन कंसीव करते हैं। लेकिन नहीं है, इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है हाँ, इसके लिए ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, इसके लिए आप मुझे कोई एक्सरसाइजेस ऐसी कुछ बताएं, क्योंकि हमारे पास तो जो खवातीन है वो प्रेगनेंसी का सुनते ही उसके बाद बेड रेस्ट। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। बेड रेस्ट तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी इटसेल्फ गॉड गिफ्टेड है, एक अच्छी चीज़ है। तो ये तो अल्लाह ताला ने आपको इससे नवाजा है कि आप हामला हुई हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेड पे ना जाएं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अनटिल अनलेस कोई मसला हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तब आप तो ठीक है। अगर आपकी डॉक्टर आपको कह रही है कि हाँ आप बेड पे बेड रेस्ट करें, वो अर्ली डेज में या लास्ट डेज में कोई ज़रूरी होती है तो, वरना ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल रूटीन लाइफ लें, हाँ, लेकिन नॉर्मल के साथ ये है कि आप एहतियात ज़रूर करें। जैसे हम सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना एहतियात के साथ उतरे चढ़े, कोई मसला नहीं है। सारे नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल काम करें, हर चीज़ आप करें, कोई मना नहीं है कि आप बेड पे चले जाइए, अलग है कि नहीं, अब ये सुनने में आती है ना चीजें, क्योंकि यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में अफसोस की बात है कि जब ऐसी कोई बात होती है तो हर बंदा डॉक्टर होता है। हाँ, यहाँ तो बहुत घर में अगर आपके 10 अफराद हैं तो उसमें से 6-7 डॉक्टर तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। बिल्कुल, कि आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, आप ऐसा कर लें, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, सारा मशवरा घर पे ही शुरू हो जाता है। मेडिसिन भी इवन हमारे पाकिस्तान में कॉमनली दे रहे होते, हर चीज़ और स्टोर्स में अवेलेबल है, तो ज़रूरत ही नहीं। और आजकल तो इंटरनेट है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती है कि डॉक्टर के पास। बहुत सारे लोग हैं जो, बिल्कुल मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि एंड में आते हैं पेशेंट, वो इसलिए भी कि ज़ाहिर है एक तबका है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो वेल एजुकेटेड है उनको पता है क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शबाना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में हम ख्याल कैसे रखें, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, हम घर के ही टोटके कर रहे होते हैं। घर में हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब बताएं कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, जो मिथ्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास घर में मिल रही होती हैं, तो ये इसको किस हद तक फॉलो करना चाहिए? घर वालों को समझना चाहिए कि डॉक्टर को जरूर विजिट करें। ठीक है, करीब के जो भी डॉक्टर हैं, आप जिनको भी रिलाई करते हैं, लेकिन दाइयों के पास ना जाएं, क्योंकि वो तो नॉर्मल डिलीवरी तो करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है ज़्यादातर जाते हैं कि जो आपके लोअर क्लास है, पुअर क्लास है, तो वो अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो 10-20 हज़ार भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो नेचुरली उनके पास जाते हैं ना। तो घर में जो लोग हैं मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये खा लो, इससे सही हो जाएगा, अभी जाओ। अर्ली में कहते हैं कि शुरू में जाने की क्या ज़रूरत पड़ी है अभी डॉक्टर के पास, तो अभी आप ना जाए ना, आप सेकेंड मतलब ट्राइमेस्टर 4th मंथ में 5th मंथ में चली जाना, रजिस्टर हो जाना। और अचानक आते हैं और भाई 6 महीने का हमल है, और जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस पर पता चला कि इसकी प्रेगनेंसी तो ग्रो ही नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिस तरीके से बच्चे की हार्ट बीट ख़त्म हो चुकी होती है, उनको पता नहीं होता है, और घर में सारे टोटके चल रहे होते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अर्ली जो है आए डॉक्टर के पास, अर्ली डायग्नोसिस हो। एक अल्ट्रासाउंड जो है ज़रूरी है कि आप जैसे मैंने कहा कि 8 वीक्स में कार्डिक फ्लिकर, 12 वीक्स में हम एक गर्दन के उसका देखते हैं, थिकनेस देखते हैं, नुकल से लाइन को देखते हैं, ताकि एबनॉर्मलिटी को रूल आउट करें। फिर जो एनॉमली स्कैन हम 18 to 20 वीक्स पे करवाते हैं। कोई भी बच्चे के अंदर नुक्स है, कुछ मसला है, अल्लाह ना करे, जो कि पता नहीं होता लोगों को, और वो जब करवाते हैं तो ऐसा कैसे हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि नहीं, ज़रूरी है अर्ली कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करना होता है। आपको पता नहीं है, अचानक कोई, मेरे पास एक पेशेंट आई, अचानक आई कि भाई 9th मंथ में उनको झटके लग रहे थे, तो बाकायदा जो है बहुत फिट्स पड़ रहे थे। अब वो उन्होंने कहा इस पे तो शायद कोई जिन का असर है,
समथिंग इस तरह से। जब मैंने उनका बीपी चेक किया, अब मेरे पर रजिस्टर नहीं थी वो, जब मैंने उनका बीपी चेक किया तो बीपी हाई हुआ था, शूट किया हुआ था, फिट्स आ रहे थे। खैर एनीहाउ मैंने उसको कंट्रोल किया, एंटी जो भी है मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन वो अनबुक्ड पेशेंट थी, हाई रिस्क थी, तो उसको फिर मैंने रेफ़र किया कि भाई जिन्ना हॉस्पिटल जाओ, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि जिन आ गए हैं या कोई ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर ये एक है कि भाई आपने शुरू से चेकअप नहीं करवाया, तो कॉम्प्लिकेशन की अवेयरनेस आपको नहीं थी, ये बात ये तो मसला है ना। तो जैसे ब्लड प्रेशर हाई है, सर में दर्द हो रहा है और ब्लड विजन आपकी ख़राब हो रही है, एक्यूट हेडेक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप फौरन डॉक्टर के पास जाए ताकि आपको मेडिसिन मिल सके, प्रॉपर चेकअप हो सके। बिल्कुल और लैब टेस्ट ज़रूरी है, तो लैब में लेबॉरेटरी टेस्ट होना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा आपके खून की कमी है। जो हमारी औरतों में है कॉमनली ये है कि एनीमिया होता है बहुत ज़्यादा। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सब कुछ खा पी रहे हैं, हमारी सास ने तो सब कुछ खिला रहे हैं, हर चीज़ है, लेकिन जाहिर है अब एनीमिया है तो अब जितना बेबी ग्रो करता जाता है तो उतनी रिक्वायरमेंट बढ़ती है ना, तो अब वो नहीं फुलफिल हो रहा है। जब लास्ट के महीने बिल्कुल आखिर में आएंगे 9 मंथ में और खून की कमी के साथ आ रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से फुलफिल करेंगे? ये सारी चीजें हैं ना। नहीं, ये बात तो है, क्योंकि हमारे पास उल्टी आना, मतली आना, चक्कर आना या ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, पाँव पे सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, तो इन सारी चीजों को बहुत कॉमन लिया जाता है कि ये होता है, सबके साथ होता है। हाँ। तो ये भी तो बड़ा मसला है ना? बहुत बड़ा मसला है कि घर में पहले हमारे घर में जिस तरीके से भाभियां हैं, सासें हैं, मेरे बच्चे हुए थे तो मैंने तो ये काम किया था, मेरे बच्चों के टाइम में तो आराम से हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इस चीज को हमें पेशेंट को, उनकी फैमिली को समझाना चाहिए। काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग जो है बहुत जरूरी है, फैमिली काउंसलिंग, बल्कि हस्बैंड को भी साथ आना चाहिए। लेकिन हमारे पास नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता नहीं है। हाँ, लेकिन होना चाहिए, बहुत सारी जगहों में करते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हस्बैंड जब ये तमाम चीजों को फेस करेंगे, डॉक्टर से तमाम चीजें सुनेंगे भी, इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो किया जाएगा, तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। आ तो सकती, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम कहाँ होता है? ये भी एक अहम मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे बताइएगा कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, कभी एक तो हम ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो एज के साथ ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रेगनेंसी में अगर 20 साल की लड़की भी है और उसका बीपी हाई हो रहा है तो उसका क्या रीजन है? देखिए 20 साल की लड़की को तो ये है कि ज़ाहिर हाई हो गया ब्लड प्रेशर, तो हो सकता है वो पहले से ना हो, पहले उसने कभी चेक ना कराया हो, लेकिन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी होता है कि आपके पास आई है, फर्स्ट रीडिंग आपके पास ज़्यादा आ रही है, तो फिर उसको हमें मैनेज करना होता है ताकि कॉम्प्लिकेशन से हम लास्ट ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सके उसको, लड़की को। तो एग्जैक्टली रीजन क्या होता है वैसे कि क्यों ब्लड प्रेशर हाई होता है? ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? प्रेगनेंसी में क्यों होता है? प्रेगनेंसी में क्यों होता है? प्रेगनेंसी में क्योंकि चेंजेस आती है ना बॉडी में आपकी, तो उसकी वजह से भी होता है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अच्छा डॉक्टर, एक और भी सवाल कि समटाइम्स प्रेगनेंसी में पीरियड्स भी हो रहे होते हैं। नहीं, पीरियड्स नहीं हो रहे होते, वो क्या चीज़ है? वो ब्लड होता है तो वो आ रहा होता है, लेकिन आप अल्ट्रासाउंड जब करवाएंगे तो उसमें बेबी सही होता है। ठीक है, ठीक है ना, वो सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके बेबी को खराब कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये होता है कुछ मेडिसिन पहले लिया हुआ होता है उन्होंने, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो रही होती है। कभी कभी ये होता है कि ज़ाहिर है आपको अगर ज़्यादा बच्चे हैं, अब वो पहले ही दुकान से जाके दवाइयाँ पाक चुके हैं तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो रही होती है। और रीज़न जो प्रेगनेंसी के ब्लीडिंग के रीज़न तो ज़ाहिर है एक अलग है, सीरियस है कि अर्ली प्रेगनेंसी में है ब्लीडिंग, प्लेसेंटा किस साइट पे है, आंवल जिसे हमें कहते हैं कि आंवल किस साइट पे है। अर्ली में तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा लेट प्रेगनेंसी में अगर आंवल नीचे की तरफ है या आंवल फट गई है, वो एक अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हम कहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में कि आंवल नीचे है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, पूरा कवर किया हुआ है तो, और बाकी जो है एब्रप्शन हो जाती है, प्लेसेंटा अंदर फट जाता है जिसको हम कहते हैं। तो ये सब सीरियस मैटर्स होते हैं जो आम जो अचानक आते हैं कि ब्लीडिंग के साथ आ गए,
तो उनमें ये कॉमन थोड़ा सा ये होता है कि जाहिर है अगर नहीं आए हैं डॉक्टर के पास तो मसला होता है। अच्छा डॉक्टर, आप ये भी कह रही हैं कि 8 वीक्स में अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। 8 वीक्स में तो हम सिर्फ हार्ट बीट देखते हैं ना, मीन्स अल्ट्रासाउंड हो जाता हाँ। है, लेकिन हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है कि अर्ली अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है, वो जो उसकी रेज हैं वो बच्चे को नुकसान देती हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताएं। नहीं, अर्ली अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड जो है रेस उसके बिल्कुल बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है। ये तो साइंस ने बता दिया है कि अल्ट्रासाउंड हमारे पास आती है पेशेंट, तो अपने उनके सासें कहती हैं आपने इतना अल्ट्रासाउंड करवा लिया, या किसी भी डॉक्टर ने बंडल ऑफ अल्ट्रासाउंड लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इतना कॉमन हो गया है कि एक बिजनेस के तौर पे भी कर रहे हैं लोग कि जाहिर है पेशेंट ऐसे नहीं तो ऐसे तो पैसे देंगे ना। तो वो लेकिन हमारे जो गाइडलाइन में है कि भाई हमें अल्ट्रासाउंड कब कब करवाना चाहिए, एक मैंने बताया 8 वीक्स में, एक 12 वीक्स में, एक 20 वीक्स में, 18 to 20 वीक्स में एनोमली स्कैन है, एक 34 से 40 वीक्स के अंदर। ठीक है, 2 अल्ट्रासाउंड, ताकि बच्चे की लास्ट में हम इसलिए करते हैं कि बच्चे की पोजीशन पता चल जाए, बच्चा जो है सर के बल है या पैर के बल है, आवल किस जगह पे है, इसलिए जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, अब बिजनेस की बात हो ही गई है, तब एक मेन सवाल पर भी हम आ जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम सी सेक्शन हो जाना, क्योंकि हमारे पास तो यही कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी लेकिन डॉक्टर ने सी सेक्शन किया। अच्छा, एक बात ये भी है कि सी सेक्शन बहुत कॉमन हो गया है, मतलब पहले भी तो हमारी नानी दादी थी तब सी सेक्शन नहीं होता था, तब तो देखिए नॉर्मली सब कुछ हो जाता था। तो अब क्यों सी सेक्शन का रुझान बढ़ गया है? क्या इसमें कुछ बिजनेस बीच में आ गया है या कुछ मसाइल बीच में आ गए? देखिए बिजनेस मैं ये तो नहीं कह सकती कि बिजनेस बीच में आ गया, लेकिन अब ये है कि लड़कियों के अंदर भी टॉलरेंस पावर खत्म हो गया है, जो टॉलरेंस पावर होना चाहिए। हम जब वो 9 मंथ आती हैं लड़कियां हमारे पास, तो हम उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। हमारा मकसद क्या है एंटीनेटल चेकअप का, इसलिए कि हम उनके हेल्दी बेबी उसको दें, ठीक है ना, और मेंटली उसकी काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि किस तरीके से आपको डिलीवरी के लिए तैयार होना है। एट द टर्म पे आपको किस तरीके से लेबर पेन कैसे लेना है, क्या लेना है, किस तरीके से, ये गाइडलाइन हमारी तरफ से जरूरी है कि सिजेरियन को हम जो है वो प्रिवेंट कर सके। तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 99% होते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ कि 99% मेरी तरफ से है कि बहुत कम होता है कि जो सीजर पे जाए। तो हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास रीजन है कि ब्रीच है, पहला बच्चा है, उल्टा है, तो उस पर रिस्क नहीं लेना है, सीजर करना है। या कोई हड्डी का मसला है, वो डिलीवरी नहीं हो सकती, उस वक्त सीजर करना है। या प्लेसेंटा प्रीविया है, उस पर सीजर करना है। पर जो कॉजेज है या कोई बच्चे की जान को खतरा है, तो उसमें तो सीजर करना जरूरी बनता है। लेकिन डॉक्टर एक बात तो है ना कि सीजर बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, कि मतलब अगर हम सुने हर दूसरे तीसरे बंदे का सीजर हुआ है, तो ये चीजें पहले तो नहीं हुआ करती थी। पहले नहीं होती थी, पहले जो है लड़कियां मेहनत भी तो नहीं करती थी, मतलब आजकल के दौर की मेहनत नहीं करती है। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करे, वॉक करे, शुरू से अपने लाइफ स्टाइल को सही रखे। लाइफ स्टाइल को आप सही रखेंगी तो मेरे ख्याल से सीजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसको समराइज करके बताएं कि किस तरीके से हमें अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर रखना है कि हम ये तमाम मसाइल से निकल सकें। देखिए, ये जो है ना, आप अर्ली तो ठीक है, अर्ली एहतियात कर लिए अर्ली प्रेगनेंसी में, लेकिन जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है तो आपको जरूरी है वॉक करें, स्क्वाटिंग्स करें और एक्सरसाइजेज अच्छी करें। कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा कर ले बैठ के। तो देखिए, जो ज्यादातर जो आपके पास एक तबका है जो आराम से आते हैं, बच्चे पैदा किए और चली गई, फौरन ऐसा है कि फौरन क्योंकि वो काम करती है, हार्ड वर्किंग है। हमारी मासियां हैं, उनको ले लें कि वो अपना आराम से काम करती है, तो उनके तो नखरे भी नहीं होते ना। हाँ, तो सीजर रेट भी उनमें कम है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फौरन वो जाहिर है हार्ड वर्किंग है। पहले की बात आप कर रही हैं, पहले हमारी नानियां, दादियां सब इस तरीके, माँ हमारी कितने बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे। अब तो 2 बच्चे से ज्यादा नहीं है ना, और होना अब तो आबादी भी बहुत इजाफा हो गया है, तो इसलिए भी जरूरी है कि 2 या 3 बच्चे हों। और सीजर के लिए हमें क्या लास्ट लिमिट है? सीजर की लास्ट लिमिट देखिए 40 वीक्स तक तो हम वेट करते हैं। ठीक है, अगर 40 वीक्स में नहीं हो रहा है, कोई रीजन आपके सामने और लेबर नहीं हो रहा है, तो इंडक्शन करते हैं।
ठीक है। इंडक्शन भी अगर फेलियर है तो जाहिर है सीजर पे जाता है। अच्छा डॉक्टर, एक और मेरा सवाल ये है कि बच्चों को नर्सरी में रखने का रुझान भी बढ़ गया है ना, इसका क्या रीजन है? क्या मतलब कुछ प्रेगनेंसी में कमी? हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स है, वो तो है, लेकिन क्या वाकई बच्चों में कुछ मसाइल आ रहे हैं ऐसे, या बना लिया है कि एक फर्ज है कि बच्चे को रखना है? बच्चे को रखने की बात नहीं है। जब हम इंडक्शन करते हैं, ठीक है, उस वक्त जो है आपका जो है आपने आर्टिफिशियल पेन लिया है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल पेन में क्या होता है, लेबर को यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उससे फीटल डिस्ट्रेस पे चला जाता है। बच्चा जो है उसकी धड़कन खराब हो रही होती है तो इमरजेंसी सीजर पे जाते हैं। लेकिन अगर हम इमरजेंसी सीजर ना करें तो कोशिश करें कि शुरू से हम टाइम दें अपने पेशेंट को, कोशिश करें कि उनको सही से काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि भाई आप वॉक करें, नीचे बैठे, उकड़ो बैठे, इस तरह से जितने एक्सरसाइजेज है, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेज करें। जब आपका हर चीज सही है, आपकी पेल्विक बोन भी ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो आप उसको कन्विंस करें कि आप 40 वीक्स तक वेट करें कि हाँ ठीक है। पेशेंट को जब हम गाइड करेंगे ना, जब हम पेशेंट को नहीं गाइड करेंगे तो नेचुरली सीजर पे एंड अप होगा। लेकिन अभी भी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो इसको प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीजर, तो पेशेंट के अंदर भी इंटॉलरेंस आ गया कि बस जल्दी कर दे। अच्छा, लोग ये भी समझते हैं कि सीजर में पेन नहीं होता। एग्जैक्टली, हालांकि ऐसा तो नहीं है। नहीं, सीजर में उस वक्त तो पेन नहीं होता है ना। जो लेबर पेन लेना है वो एक अलग है। नेचुरल लेबर पेन बहुत डिफरेंट होता है। उसके लिए मेंटली आप अपनी लड़कियों को समझाएंगे शुरू से। हमारे पास जो पेशेंट आएंगी, यंग लड़कियां आती हैं, उनको नहीं पता है, वो डरती हैं, खौफ, जाहिर है हम एग्जामिनेशन करने में हमें प्रॉब्लम, हम पहले उनको काउंसलिंग करते हैं कि बेटा इस तरीके से ये होगा, तो हम आपको चेक करेंगे, इंटरनल चेकअप है। जाहिर है एक लड़की जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको तो नहीं पता है ना कि क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम भी होना चाहिए इस सिलसिले में, मीडिया के थ्रू या हर जगह, हर हॉस्पिटल में छोटे छोटे वर्कशॉप्स हों। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स में तो चलो हमारे कर लेते हैं, लेकिन ये कि छोटे क्लिनिक्स में जरूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो, और जो आबादी जहाँ से इजाफा हो रहा है तो उस एरिया में जाए। बिल्कुल, ये जरूरी है क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी को वो नजला खांसी बुखार की तरह ही लिया जाता है कि आपको बुखार हुआ है, आपने पैराडोल ले लिया, आप ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह प्रेगनेंसी में भी जरूरत ही नहीं है कुछ भी, ये तो सबके साथ होता है। हाँ, वो यही होता है कि बिल्कुल लास्ट में आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये अभी कल ही मेरे पास 2 पेशेंट्स आए, 9 मंथ, हम तो बलूचिस्तान से आए हैं, आपके पास आ रहे हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे टेस्ट, तो कोई टेस्ट नहीं। फिर मैंने उनको ईसा लैब का दिया कि जाओ कॉम्प्लीमेंट्री करवा कर आओ, ये कर देंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है लोग जो है जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहां पे जाके हमें बहुत ज्यादा मसले होते हैं, कोई केस हमारा लेता नहीं है, तो लास्ट मोमेंट पर लेकर जाते हैं। हाँ, लास्ट मोमेंट में। तो लेकिन वहाँ पे फैसिलिटी है, अगर आप शुरू से जाए चेकअप करवाएं तो मेरे ख्याल से तो फैसिलिटी है। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज भी है कि जो कहते हैं 8 मंथ्स में डिलीवरी, ये मिथ है, ये क्या है कि ये जानलेवा होती है, बच्चे की जान को नुकसान हो जाता है? 8 मंथ में जो होता है वो सही से बेबी की वो पूरी डेवलपमेंट नहीं होती है। 37 वीक्स में हम कहते हैं कि 37 वीक्स में कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है, उसके लाइकर भी सही बन रहा होता है, हर चीज सही होता है। तो इसलिए आफ्टर 37 वीक्स जो है वो आपका जो सवाल था बच्चे नर्सरी में जाते तो यूजुअली नहीं जाते हैं बच्चे नर्सरी में। 8 मंथ की प्रेगनेंसी अगर खुद से लेबर में चली गई तो हम नहीं रोक सकते। जाहिर है नेचुरल लेबर हो गया है, कोई मसला हो गया है, लीकिंग हो गई है, उसके पानी छूट गया है, तो वो तो आप कंट्रोल, आप एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर माइल्ड लीकिंग है तो उसको हम कंप्लीट बेड रेस्ट पे डालते हैं पेशेंट को, ताकि 9 मंथ स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब माओ की तो हमने बात कर ली, अब हम एक सेहतमंद बच्चे की अगर बात करें तो उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या खुराक जरूरी है, क्या चीजें जरूरी हैं कि बच्चा नर्सरी में भी जाने से बच जाए, बच्चा हेल्दी भी रहे, तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली जो खाना हमारे घर में पकता है वही हमारी खवातीन खा रही होती हैं। वो फ्रूट्स आ गए, जो भी मौसम का फ्रूट है बस वो खा लिया है, हम ये तो खाते हैं, हम ये तो ले रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, तो जस्ट फॉलिक एसिड काफी है? नहीं, जस्ट फॉलिक एसिड देखें काफी नहीं है। हम सप्लीमेंट आयरन भी देते हैं, कैल्शियम भी देते हैं, लेकिन
पेशेंट को जो है शुरू से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। दूध पीना, 2 से 3 ग्लास दूध, और जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो लें, दालें लें। बाज़ लड़कियां हैं उनको जो है गोश्त नहीं खाती हैं, वो कहती है हमें नहीं खाना है गोश्त। मैं खुद भी नहीं खाती। हाँ, तो ये गलत है। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये कि अगर मीट नहीं ले रही हैं तो मीट की जगह पे हाई प्रोटीन जो है आपके दालों में है, आप दालें इस्तेमाल करें, नारियल पानी पिए, खजूरें खाएं, बादाम पिस्ता है। ये मैं डाइट प्लान पेशेंट्स को देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके आप लें, आप हेल्दी डाइट लें, ठीक है। और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें ताकि आपका बेबी भी हेल्दी हो। और बाकी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है बच्चा 7 मंथ 6 मंथ के बाद जो है बच्चा सुनता भी है, ये तो आपको पता है कि, तो अच्छी चीज़ें करें, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। ज़रूरी है कि आप, ये नहीं है कि आप 3 वक्त खाना खा रहे हैं, कि आपने ब्रेकफास्ट ले लिया फिर उसके बाद दोपहर तक कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को चाहिए कि एटलीस्ट 6 मील्स लें। ओके, 6 मील्स ज़रूरी है, और हेल्दी डाइट। अच्छा। दूध है, दही है, ये सब तो बहुत बेसिक्स है जो आपको बच्चे के लिए डेवलपमेंट में भी जरूरी है। खजूर है, यूजुअली खजूर लोग खाते करते हैं, कहते हैं कि गरम है, गरम है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। हाँ, तो ये ऐसी बात है। आप खजूर है, पालक है, जिसमें आप आयरन कंटेंट ज्यादा है, खजूर है, पालक है, ABC जूस आप जो जूस के फॉर्म में ना ले तो ज्यादा बेहतर है कि चुकंदर, गाजर, सेब, ये ऐसी चीजें हैं जो आप शुरू से अपनी डाइट में रखें। अगर मौसम नहीं है तो दूसरी चीजें हैं जिसमें आयरन है, चेरीज है, आयरन तो बहुत सारी। चेरी भी मना की जाती है? नहीं, मना तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो चेरी भी गर्म होती है। चेरी नहीं, गर्म ठंडा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गर्म ठंडा ऐसा नहीं है। हाँ, इतना ऐसा नहीं कि गर्म और ठंडा का कोई मसला, क्योंकि हमारे पास घर में सबसे ज्यादा रुझान है, तो हम सबसे ज्यादा खजूर देते हैं। अच्छा। 4-5 से 6 खजूर खाओ तो उससे जो है लॉजिक ये है कि आपके यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ठीक है, आपकी जो है यूट्रस के मसल्स जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए, और सर्विक्स की डायलिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अजवाइन का पानी है या जीरे सौंफ का पानी है, पेट की उसको बॉल मूवमेंट्स भी सही करता है और कॉन्ट्रैक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अच्छा डॉक्टर, ये तो चीजें हो गई हमारी सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के बाद जाहिर सी बात है हेल्थ तो मुतासिर हुई है जी, तो आफ्टर डिलीवरी क्या केयर करनी चाहिए? आफ्टर डिलीवरी भी इसी तरीके से केयर करना चाहिए। 3 से 6 महीने आप जो है विटामिन वगैरह रेगुलरली लें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि आप फीड कर रहे हैं, फीडिंग के लिए भी ज़ाहिर है आपने अपने आप को तैयार किया है, फीड करें बच्चे को, और अब डबल खाना खा ले, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा खा ले, मोटे हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडिंग मदर्स को तो करना चाहिए कि ज़्यादा, एक चपाती खा रही है तो 2 ले ले, कोई वो नहीं, अपने भूख को नहीं मारे कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो ज़्यादा हेल्दी डाइट ले, क्योंकि ज़ाहिर है बाद में आपके तो ब्लड लॉस हो रहा होता है, सारी कैल्शियम के लॉस हो रहा होता है, बच्चा बन रहा है तो उसमें सारी चीज़ें आपके बॉडी से जा रही है ना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ ये है कि अगर मैं आपकी जर्नी में पूछूं, ऐसे कौन से मसाइल हैं जो प्रेगनेंसी में आ जाते हैं, जो लोगों को फेस करना पड़ते हैं सबसे ज्यादा, तो वो कौन से होंगे? किस किस्म के, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशंस जो है, आप प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की आपने बात की थी, वो हमारी जर्नी में ये बहुत उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे बेबी की ग्रोथ और बेबी के काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। खून की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत। तो क्यों हो जाती है खून की कमी? क्योंकि देखिए, इस 4 अगर 8-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो खून की कमी तो नेचुरली होगी ना। आप ग़िज़ा अच्छी नहीं ले रहे तो खून की कमी तो होगी। अगर आप हेल्दी डाइट लें, शुरू से करें, अब गरीब अवाम है वो तो नहीं ले सकता है ना, और उनको बच्चे भी ज़्यादा चाहिए तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? उसको कंट्रोल तो हमें करना है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें खुद करना है। हर चीज़ जो है लेवल पे, हर जगह पे मैं समझती हूँ कि मैटरनिटी होम्स होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे हो जिसमें हम गाइडलाइन दें, सीनियर्स जाएं वहाँ पे, जूनियर्स को हम बताएं, ताकि वो एक पूरे एरिया में, जैसे मोहल्ला कहते हैं ना, हर मोहल्ले में मैटरनिटी होम होना चाहिए। जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है,
काम तो शुरू किया है, लेकिन छोटे छोटे सेंटर्स गवर्नमेंट के लेवल पे होने चाहिए कि ज़्यादा हों, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है। या तो आबादी के अलावा ये है कि ज़ाहिर है या तो हम उसके लिए भी काम करें, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी काम करें कि किस तरीके से आप फैमिली को अपने कंट्रोल करना है। इस पे काम हो भी रहा है लेकिन अमल कुछ नहीं हो रहा है। अमल नहीं हो रहा है। कल बल्कि मैं गई भी थी इस प्रोग्राम में तो अमल होना चाहिए, करते हैं कोशिश, ऐसा नहीं है। डिफरेंट हॉस्पिटल वाले अब कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है, इस पे अमल कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए मैं समझती हूँ कि हर जगह पे ना, हर जगह, हर छोटी छोटी गाँव में जितने डॉक्टर्स बैठे हैं ना, और इम्प्रूव करें। बिल्कुल, जितना ज्यादा इम्प्रूव करेंगे इतनी लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। अब लोग टाइम नहीं देना चाहते क्योंकि पैसे नहीं मिलते ये बात है, बिल्कुल है। डॉक्टर साहिबा, आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मुझे भी, नाजरीन को भी। बहुत सारे छोटे छोटे से सवाल थे, बज़ाहिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये मैटर नहीं करते, ये एक आम सी चीज है, लेकिन प्रेगनेंसी बहुत जरूरी होती है, उसमें केयर कितनी जरूरी होती है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। सेफ एंड साउंड प्रेगनेंसी होनी चाहिए, हस्बैंड को भी समझना चाहिए, घर वालों को भी समझना चाहिए कि एक औरत जो है 9 महीने आप गुजर रही है इस चीज से, तो हस्बैंड तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पार्टनर है, तो उनको सबसे ज्यादा मैं तो ये गाइड करूंगी कि हस्बैंड को साथ होना चाहिए, एवरी विजिट पे साथ हो, ताकि उनको भी पता हो बिल्कुल कि औरत किस चीज से गुजर रही है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका, आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है कि आज छोटे छोटे सवालों से बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को परवान चढ़ा सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचाए। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।